एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मानचित्र। यानी कि हम मानचित्रों के विषय में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और आज के चैप्टर में हम मानचित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना है, एक भाग जैसे कोई भी देश हो गया या हमारे भारत देश हो गया, उसके राज्य हो गए, या कोई ज़िला है, कोई शहर है या गांव है, तो हमारे लिए ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हमें मानचित्रों का उपयोग करना होता है। मानचित्र क्या है? तो देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो आपको मानचित्र पता होना चाहिए। आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं इसे कि पृथ्वी की सतह या एक भाग का पैमाने के माध्यम से, ठीक है, किसका यूज़ करना है? पैमाने का यूज़ करना है। और चपटी सतह पर खींचा गया जो चित्र होता है वो क्या है? मानचित्र कहलाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, देखिए कि जो मानचित्र होते हैं वो हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र जो है वो एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, किसी मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब क्या बन जाता है? एक एटलस बन जाता है। तो एटलस क्या है? विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो आपको एटलस भी पता लग गया यहाँ से कि एटलस क्या होते हैं। अब मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, और जो मानचित्र हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वो कौन से होते हैं? चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए, पहला जो मानचित्र का प्रकार है वो है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ वो होती हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है, यानी कि मनुष्य ने नहीं बनाया है। जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हैं, नदियाँ हैं, महासागर हैं। इन सारी चीज़ों को जो मानचित्र दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र, ठीक है। तो जिन मानचित्रों में आपको पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, ये सारी चीज़ें देखें तो उनको हम भौतिक मानचित्र कहेंगे। दूसरा जो मानचित्र है वो है राजनीतिक मानचित्र। अब देखिए, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? तो राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देश, राज्य और उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। यानी कि राजनीतिक मानचित्र में आपको जितने भी देश हैं, राज्य हैं, नगर हैं, उन सभी चीज़ों के नाम या उनकी सीमाओं को दर्शाया जाएगा। तो आई होप आपको भौतिक और राजनीतिक मानचित्र समझ में आ गए होंगे। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? तो कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारियाँ देते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो ये सारे जो मानचित्र हैं इन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ से इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि मानचित्र के 3 घटक हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि मानचित्र के कौन से घटक होते हैं या कितने घटक हैं। तो मानचित्र के देखिए 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। ये 3 चीज़ें मानचित्र में होना बहुत ज़रूरी है और ये 3 चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या है? तो देखिए, मानचित्र जो है एक आरेखण है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र जो है छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। जैसे
अगर कोई स्थान किसी स्थान से 100 किलोमीटर दूर है तो हो सकता है हम उसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या इस तरीके से दर्शाएं। लेकिन अगर 100 किलोमीटर के लिए जो पैमाना है वही 200 किलोमीटर के लिए भी होना चाहिए, यानी कि जो दूरी है वो मानचित्र में भी वही रहे जो वास्तव में दूरी है। अब ये तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ठीक है, अब पैमाना क्या है? तो देखिए, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैमाना क्या है। जैसे आपके घर और विद्यालय, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आपकी रेखा चित्र है उसका पैमाना कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार का जो पैमाना है वो किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी और पैमाने के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाना है, क्योंकि हमें बड़ी जगह दिखानी है ना, इसलिए हम पैमाना भी छोटा लेंगे। तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल को दर्शाना है, जैसे किसी गांव को या शहर को, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से, यहाँ पर कितना है? 500 किलोमीटर है, क्योंकि ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र है। और तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र हैं वो छोटे वाले की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये क्या है? ये एक तरीके का मानचित्र है, यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं दिशा की, कि दिशा क्या है। तो देखिए, अधिकतर मानचित्रों में क्या होता है, ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। तो ये ऊ क्या है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ऊ लिखा हुआ है, ये उत्तर दिशा है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। जैसे यहाँ ऊपर उत्तर है, नीचे आप देख सकते हैं दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है और इस तरफ क्या है? पश्चिम दिशा है। अब इनके बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं। पहली है उत्तर पूर्व, जो कि ये देखिए, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच में इसलिए इसे उत्तर पूर्व। फिर दक्षिण पूर्व, जो कि दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो ये दक्षिण पूर्व हो गई। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, ये वाली, और उत्तर पश्चिम। तो ये 4 और दिशाएं होती हैं। तो इन दिशाओं से क्या होता है, किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये दिक्सूचक है, ये आप देख सकते हैं, ये दिक्सूचक यानी कि दिशाओं को दर्शाने वाला यंत्र है। अब दिक्सूचक से क्या होता है, किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये क्या है? एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। अब देखिए, आप यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, ये ऊपर उत्तर दिशा होती है हमेशा इसके, और इसके नीचे की तरफ ये हमेशा दक्षिण दिशा में होती है। तो जहाँ कहीं हमें दिशाओं का पता नहीं लगता है, जैसे कई बार लोग जंगलों में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ दिशाओं का पता नहीं लगता है, तो वहाँ पर इस यंत्र को लेकर जाते हैं। तो ये इसकी ये जो ऊपर वाली सुई है ये उत्तर दिशा बताती है और नीचे वाली दक्षिण दिशा बताती है। अगला है हमारा यहाँ पर प्रतीक। तो किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक क्या है? प्रतीक। तो किसी भी मानचित्र का वास्तविक जो आकार है, आकार और प्रकार, इसमें विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों को, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, उन्हें निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों
चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अब ये प्रतीक क्या करते हैं, कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके इस्तेमाल से क्या होता है, मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। अगर आप क्या होता है किसी एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप क्या करेंगे, इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ कुआं है, कहाँ सड़क है, कहाँ कच्ची सड़क है। इस तरीके की जानकारी इन मानचित्रों से प्रदान की जाती है। मानचित्रों की क्या है, एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है और ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। तो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में यही प्रतीक चलते हैं। कुछ प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे अगर बड़ी लाइन के लिए ये, मीटर लाइन के लिए ये, रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला, ठीक है। जैसे अगर आपको नदी का पता लगाना है किसी मानचित्र में कि किस स्थान पर नदी है, तो ये वाला प्रतीक वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये तालाब के लिए, ये वाला नहर के लिए और ये पुल के लिए। अब देखिए मंदिर के लिए ये, गिरजाघर के लिए ये प्रतीक, ये मस्जिद और ये छतरी, ठीक है। इसके अलावा पेड़ों के लिए ये, घास के लिए और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चिन्ह हैं जो कि मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न रंगों का उद्देश्य भी इसी लिए किया जाता है। जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, जलाशयों के लिए, यानी कि पानी वाली जितनी चीज़ें हैं। भूरा रंग जो है वो पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये रंग भी उनके निश्चित हैं जो कि पूरे विश्व में एक ही चलते हैं। अब बात करते हैं रेखा चित्र की। तो देखिए रेखा चित्र जो है एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की हमें आवश्यकता होती है और वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। या जैसे कि आपको अपने मित्र के घर जाना है लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका जो मित्र है वो अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है और ये जो होता है वो बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाका। अब खाका क्या होता है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहलाता है। जैसे एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में हम नहीं दिखा सकते, तो हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो आई होप ये जितनी भी टर्म थी मानचित्र से संबंधित, मानचित्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आज के इस चैप्टर से। छोटा सा चैप्टर था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए सारे ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जहाँ से जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।